नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक मिलती जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप तक बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। इस चैप्टर में आप एकदम बता रहे हैं, गर्दा मचा देंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हमारा टॉपिक चलता है विद्युत। तो इस पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्या है। अगर हम बात करेंगे कि विद्युत क्या है, विद्युत क्या है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा यही क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्या है। तो भाई विद्युत क्या है? तो विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। अर्थात ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या किसी भी चालक पदार्थ में अगर जाए तो एकदम उस पदार्थ में प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो इस विद्युत को निर्माण करने के लिए कैसे ये बनता है, ये क्या है इसका मुख्य कारण, इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत क्या है। तो विद्युत क्या है ये आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर हम डिफिनेशन लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले विद्युत की कहानी जो स्टार्ट होती है, इसमें एक छोटा सा चीज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आवेश। आवेश क्या है? आवेश यानी इसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। भाई बेसिक बात है, आवेश पूरा करंट का निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो आवेश की होती है। और आप आवेश को ध्यान से समझेंगे कि आवेश होता क्या है। तो आवेश क्या है? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। हम क्या बोले? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यानी आवेश देने से किसी भी चालक में अगर आवेश प्रवाहित हो रही है तो निश्चित है, गारंटी है कि उसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है आवेश में हम चलेंगे। सबसे पहले आवेश के प्रकार। तो आवेश मुख्य रूप से मेरे दोस्त दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश। धनावेश दोस्त सबको हमको पता है कि धनावेश को हम प्लस क्यू से निरूपित करेंगे। और दूसरा हम जानेंगे ऋणावेश के बारे में। ऋणावेश, ऋणावेश और धनावेश। ऋणावेश को माइनस क्यू से निरूपित करेंगे। भाई दोस्त मेरे, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है पूरा इलेक्ट्रिसिटी की। इस छोटा सा आवेश जिसको ना हम देख सकते हैं, सिर्फ इसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। आवेश हम बताएं कि आवेश विद्युत या चुंबकीय फील्ड को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। तो आवेश धनावेश, चूंकि इसके नाम से ही पता चलता है धनावेश, इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। और ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज। चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज, जैसे बैटरी चार्ज हो गई यानी आवेश भर गया, तो वही है चार्ज। तो हमको ये है आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ये त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, ये त्यागता इलेक्ट्रॉन है। और जो ऋणावेश है वो ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक बात है। आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलेंगे आवेश। आवेश के गुण के बारे में हम चलेंगे दोस्त। आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के गुण क्या है मेरे दोस्त? आप बिल्कुल देखिए, इसको समझ में आ जाएगी कि आवेश का गुण क्या है। तो आवेश का पहला तो सबसे मुख्य गुण है कि दो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपेल करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब कि दो सजाती आवेश, जैसे हम बता रहे हैं एक प्लस क्यू हो गया और इस साइड एक हो गया प्लस क्यू। दो सजाती का मतलब कि दोनों पर सेम प्रवृत्ति हो, यानी एक प्लस हो तो दूसरा भी प्लस हो। तो पहला गुण हम बताएं कि दो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण बल, यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि जो दोनों ये आवेश हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कभी आकर्षित नहीं करेंगे। सजाती आवेश, या यहाँ पे एक हो गया जैसे माइनस क्यू और यहाँ पर भी एक ला दिए माइनस क्यू, ये भी समान प्रवृत्ति के आवेश हैं, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? तो प्रतिकर्षित ही करेंगे।
तो पहला गुण है, अगर विपरीत आवेश है, पहला गुण था दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दूसरा में हम देखेंगे क्या कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी अगर एक है प्लस क्यू और दूसरा है क्या माइनस क्यू, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू जैसे ही आवेश एक दूसरे के पास रहेंगे फटाक से सट जाएंगे अपने में, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि दो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित कर लेंगे। यानी प्लस क्यू अगर रहेगा या माइनस क्यू रहेगा, वो तुरंत उन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वो बल कार्य करेगा आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है ना। चाहे प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, चाहे माइनस क्यू हो या प्लस क्यू हो, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे आकर्षित कर लेंगे, यानी कैच कर लेंगे अपनी तरफ। इसको हम प्रैक्टिकल के तौर पर भी समझते हैं कि अगर चुंबक के दो ध्रुव कहीं देखते हैं कि सटाते हैं तो सटता नहीं है, लगता है कि बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है, कितना भी सटाते हैं हटता सटता ही नहीं, और वही थोड़ा सा हटाते हैं तुरंत चेंज होकर और मुड़कर अपने में क्या हो जाता है सट जाता है। तो यही था आवेश के गुण। अब हम आवेश का क्वांटीकरण समझेंगे। आवेश का क्वांटीकरण, इसको मिटा दे रहे हैं। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु में दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ा जाए तो ऑटोमेटिक आवेश उत्पन्न होना शुरू करेंगे, ठीक है ना। यदि किसी पदार्थ में जैसे क्वांटीकरण में हो जाएगा Q इजिकल टू प्लस और माइनस N इंटू E, अर्थात अगर किसी चालक में N इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर जहां पर जो E है वो क्या है, जहां पर जो E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का, ठीक है ना। इसको लिख दे रहे हैं कूलाम। यानी कहने का मतलब इसका निष्कर्ष ये निकलता है दोस्त मेरे कि अगर आवेश है ज्यादा, अगर आवेश क्वांटीकरण करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन उतना ही संख्या में क्या होगी निकलेगी, ठीक है ना। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। जैसे सेम इसी पर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। दोस्त बिल्कुल सिंपल है, एक कूलाम यानी Q का मतलब दे दिया आपका भाई एक कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम अभी बताए 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम का। अब पूछ रहा है ना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी यार, कितने इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम बताएं क्या भाई कि यहां से N बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q अपान E, अर्थात N का मान निकालेंगे तो Q का मान हो जाएगा 1 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, ठीक है ना। कूलाम ऊपर भी कूलाम नीचे भी, कूलाम कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में आएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्त, इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10/16 गुणे 10 के पावर, ये माइनस 19 है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस, कटा दे रहे हैं 2 से, 2 8 16 2 5 10, N बराबर हो गया 5/8 और एक जीरो इसके साथ 60 ले रहे हैं और ये इस पर एक जीरो कम कर दे रहे हैं 18, ठीक है ना। एक इस पे 60 लिए, अब ये 8 5 40 8 6 48, 6 बार में ले जाओ, 8 6 48 49 50, 8 दूनी 16 17 18 19 20, 8 5 40, यानी 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए दोस्त कि एक कूलाम अगर किसी चालक में अगर आवेश दे रहे हैं तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन हो गए।
ठीक है ना। तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कि आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। और देखिए दोस्त, वीडियो को बिल्कुल बने रहिए, आपको समझ में आएगा। हम चलेंगे अब आवेश से। आवेश से हमारा उत्पन्न होता है विद्युत धारा। आवेश से उत्पन्न होता है दोस्त विद्युत धारा। यानी आवेश में कि अगर हम आवेश की बात करें कि आवेश बराबर होता है क्या, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा और गुणे हो जाएगा क्या, समय। यानी आवेश बराबर हमारा दोस्त होगा कि विद्युत धारा गुणे समय। यदि आवेश को Q से, यदि आवेश को Q से तथा समय को T से तथा विद्युत धारा को I से, विद्युत धारा को I से निरूपित करें तो आवेश Q बराबर हो जाएगा क्या, I इंटू टी। Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी। अगर हम यहां से Q की मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक हमारा हो जाएगा दोस्त I यानी क्या, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक सबको पता है एम्पियर होता है, और इंटू ये होता है सेकेंड। यानी अगर हम Q का मात्रक देखेंगे तो एम्पियर गुणे सेकेंड, और नोट में लिख लेंगे क्या कि एम्पियर गुणे सेकेंड। एम्पियर गुणे सेकेंड को कूलाम कहते हैं, कूलाम कहते हैं। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। यानी 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। जो हमारा मिला 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। इसका जो सीजीएस मात्रक है तो नोट में लिख लीजिएगा कि आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। ये जहां तक उम्मीद है कि ये सब ज्यादा पूछता नहीं है स्टेट कूलाम। आप बिल्कुल कूलाम याद रखे रहिएगा, कोई लेकिन जानकारी के लिए भी याद कर सकते हैं। तो भाई विद्युत धारा, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन चलता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, कि विद्युत क्या है हम समझ लिए। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ेंगे, विद्युत धारा क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय हुआ। तो आवेश के बारे में सारा चीज हम डीपली जान गए। आवेश उत्पन्न कैसे होती है इसको भी थोड़ा सा जान लें कि आवेश कैसे उत्पन्न होती है। आवेश एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु, ठीक है ना, को अगर रगड़ा जाए तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। हम लोग बचपन में खेला करते थे कि अपने बाल में एक पेन को रगड़ कर और छोटा सा कागज कैच कर लेते थे तो कैच हो जाता था, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको आवेश ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं, ये नेचुरल चीज है। हम चलते हैं भाई विद्युत धारा पे, तो इसको मिटा दे रहे हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब हम चलते हैं भाई विद्युत धारा पे। अच्छा, धारा, धार जैसा नदी उदी का धार नहीं चलता है, धार पानी का धार, गंगा जी का धार। इसी तरह अगर आवेश बहे, इलेक्ट्रॉन बहे, विद्युत बहे तो विद्युत का धार, ठीक है ना। तो आवेश विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह के समय दर को, आवेश प्रवाह के समय दर को
समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा समय, यानी विद्युत धारा बराबर हो जाएगा हमारा आवेश बटा समय। अगर विद्युत धारा को I से और आवेश को Q से और समय को T से, तो जो हमारा फार्मूला तैयार होगा I बराबर Q बटा T। अगर यहां से हम मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा की जो मात्रक निकल कर आएगी, विद्युत धारा की मात्रक बराबर, तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, तो अभी हम बताए क्या, कूलाम, और बटा समय का मात्रक तो सबको पता है सेकेंड होता है। यानी विद्युत धारा की जब मात्रक की हम बात करेंगे तो क्या हो गया, कूलाम बटा सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। और एक चीज नोट बना लेंगे यहां पे कि कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। इसे कैपिटल ए से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो हम देख रहे हैं भाई कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अगर विद्युत धारा कैसी राशि है तो ध्यान से देखिए, नोट नंबर 2 में लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है भाई क्योंकि सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। सदिश का नियम, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये भी है। इसको भी किसी वीडियो में बना देंगे, इसके बाद वाला वीडियो में, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में भी बनाए भी हैं। तो ये हमारा थी कहानी विद्युत धारा की मात्रा, ठीक है ना। अब हम एक इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं दोस्त कि विद्युत धारा पर क्वेश्चन होता कैसे है, ठीक है ना। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। यदि किसी चालक में, जैसे क्वेश्चन मान ले, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 10 कूलाम का आवेश, 10 कूलाम का आवेश 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, बहने वाली धारा का मान कितना होगा, कितना होगा। तो दोस्त बिल्कुल सिंपल है, एकदम चुटकी में मारेंगे कि गर्दा उड़ जाएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है ना। 10 कूलाम का, यानी Q बराबर लिखा है तुम्हारा 10 कूलाम, 10 कूलाम, और T बराबर लिखा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो अभी हम बताए क्या कि I बराबर Q बाई T, यानी Q का मान अभी बताया 10 और ये हुआ 2, यानी 2 पचे 10, यानी 5 एम्पियर की धारा उसमें क्या होगी, उस चालक में प्रवाहित होगी। तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको इसको कंफर्म समझ गए होंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, ठीक है ना। आवेश संरक्षण के एक नियम हम बताना भूल गए दोस्त कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है।
तो बेसिक सी बात है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका रूपांतरण कर सकते हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार सेम आवेश संरक्षण का भी नियम है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको ये चीज एकदम कंफर्म हो गए होंगे, विद्युत धारा, ठीक है ना, और आवेश संरक्षण के नियम। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब दोस्त चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, आवेश संरक्षण के नियम में बता दिया आवेश संरक्षण के नियम। अब हम चलेंगे दोस्त प्रतिरोध, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर एकदम बिल्कुल आसान है। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर यानी वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर ये क्या है, बहुत मजा आएगा। एकदम बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा तभी लाइक कीजिएगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम चलेंगे, चर्चा करेंगे कि वैद्युत विभव के बारे में, कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव क्या है तो एकदम सुनेंगे और दिमाग में तो याद हो जाएगा कि कभी भूलेंगे नहीं, सिर्फ सुनते रहिए कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। हम यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दे रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखिए भाई, एकदम बता रहे हैं कि एकदम समझ के एकदम क्लियर हो जाएगा दिमाग में, रटने उठने की जरूरतें नहीं है। ये हम मानते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है दोस्त, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि कोई एक धन परीक्षण आवेश ले रहे हैं अनंत पर। कहाँ ले रहे हैं, अनंत पर। इसको नाम दे दिए अनंत। और एक धन परीक्षण आवेश को Q0 से निरूपित करते हैं। जहां पर भी धन परीक्षण आवेश की बात करेगा वहां प्लस Q0 लिखा जाएगा। इसको कहेंगे धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, ठीक है ना। और ये है वैद्युत क्षेत्र में। अब मान के चलो यहां से मान लेते हैं कोई बिंदु A, ठीक है ना, और ये आपको बताए हैं कि अनंत है और ये वैद्युत क्षेत्र है। तो परिभाषा वैद्युत विभव का क्या होगा, एक बार सुनेंगे तुरंत याद होगा कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। कार्य कौन करता है, सेल करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से अगर यहां पे आएगा, ठीक है ना, यदि वैद्युत विभव को V से, यदि वैद्युत विभव को V से तथा धन परीक्षण आवेश तथा धन परीक्षण आवेश को प्लस Q0 से निरूपित करें तो वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा W/Q0। यहां से हम परिभाषा बहुत जानदार बना देंगे, यहां से एकांक करके। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमको उम्मीद है कि वैद्युत विभव समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा फटाक से कमेंट करेंगे, तुरंत हम बनाएंगे और बढ़िया से वीडियो और आप समझ जाएंगे। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का थोड़ा मात्रक लिखेंगे तो दोनों का मात्रक एक ही होगा। अभी हम समझाएंगे वैद्युत विभवांतर और वहां पे टोटल चीज का इसका मात्रक वगैरह की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये वैद्युत विभव समझ में आ गया। अब हम चलेंगे वैद्युत विभवांतर पे। तो वैद्युत विभवांतर में क्या करेंगे, ये अनंत फनंत वाली कहानी हटा देंगे, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं अब बात वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या है? विभवों का अंतर, विभवांतर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए भाई, वैद्युत क्षेत्र में ध्यान से देखो, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे मान लो कि कोई बिंदु बी मान लिया और यहाँ पे मान लिया कोई धन परीक्षण आवेश Q0। यानी यहां से अगर हम वैद्युत विभवांतर का परिभाषा बनाएंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर मान के चलो कि वैद्युत विभवांतर भी ए, इसको मान लेते हैं ए या भी बी, कोई बात नहीं, भी ए मान लो तो बी मानेंगे तो यहां से लाएगा यहां तक, ए मानेंगे तो यहां से लाएगा यहां तक। यानी वैद्युत विभवांतर भी बी माइनस भी ए, यानी बी से ला रहा है खींचकर ए तक। तो वही होगा क्या, वैद्युत विभवांतर W और बाई Q0 प्लस Q0। अर्थात हम ये सब अकाटू बकाटू ये सब नहीं भी लिखेंगे तो भी बराबर ऐसे लिख सकते हैं W बाई Q, ठीक है ना। तो वही बात है, अगर परिभाषा की बात करेंगे तो वो जो वैद्युत विभव था वो अनंत से लाता था और वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही ला रहा है। तो हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम वैद्युत विभवांतर की मात्रक की बात करें तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर की मात्रक बराबर हो जाएगा W। तो W का मात्रक क्या होगा, तो सबको पता है जूल, जूल कार्य का मात्रक जूल और बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम या जूल प्रति कूलाम कहे, जूल प्रति कूलाम कहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। और नोट बनाकर लिख लेंगे क्या कि जूल प्रति कूलाम को जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, वोल्ट, वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अर्थात हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल और बटा 1 कूलाम, 1 जूल बटा 1 कूलाम। अब यहां से अगर हम 1 वोल्ट की परिभाषा देखेंगे कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, बेसिक हम लोगों के स्टेबलाइजर में जो वोल्टेज आता है वो 250 पे वोल्टेज सही मिलता है, ठीक है ना, वोल्टेज, और 250 से 300 के बीच में। लेकिन अगर हम 1 वोल्ट अगर हमारे स्टेबलाइजर में अगर 1 वोल्ट इंडिकेट करेगा तो एलईडी लाइट आंख भी नहीं खोलेगी। 1 वोल्ट से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखो 1 वोल्ट का अगर कोई डिफिनेशन पूछ दिया कि 1 वोल्ट किसे कहेंगे, तो ध्यान से देखिए कि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है ना। फिर से बता दे रहे हैं कि वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम को आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य 1 जूल है तो उसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है ना, कई तरीका से बता सकते हैं इसको। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे चलेंगे दोस्त, पूरा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर में गर्दा मचा देंगे। एक के वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा 10 बार। 10 का तो एक के वीडियो में बनाते हैं सब। ध्यान से देखिए, अब हम चलेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम का नियम एकदम ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले वाला वीडियो में पढ़ाया भी है ओम का नियम, उसमें भी देख सकते हैं। ओम का नियम क्या है भाई? कि ओम ने एक नियम दिए, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। ओम ने एक नियम दिए क्या? कि यदि किसी चालक की, जैसे मान लेते हैं भाई हमारा कोई ये चालक हो गया। चालक का मतलब होता है दोस्त, चालक कहें, तार कहें, ये सब बात एक ही है, वायर कहें, सब एक ही बात है। तो ओम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच स्थापित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात उन्होंने क्या बताया कि V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके स्थापित यानी सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो रहा है। अगर हम यहाँ से V को अगर हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलेंगे R, और ये है इंटू I, और लिख देंगे जहां R क्या है, जहां R बराबर है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के विरोध करने वाला कारक प्रतिरोध। धारा बह रही है तो उसको रोकेगा। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध भी, सारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सब प्रतिरोध है, लेकिन रेजिस्टेंस भी एक होते हैं जो हर कंपोनेंट में लगे होते हैं। उसको हम पिछले वाले वीडियो में, इसके वीडियो में हम सारा लैब में दिखाए हैं। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से R की बात करेंगे तो ये हो जाएगा V बटा I। R बराबर हमारा हो जाएगा क्या? V बटा I। अगर R का मात्रक की बात करें, R की मात्रक की बात अगर हम करेंगे तो V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, अभी हम बताएं वोल्ट, और बटा I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। या हम ये भी लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और नोट में हम लिख देंगे क्या, कि जो नोट होगा हमारा कि वोल्ट प्रति एम्पियर को, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं। ओम कहते हैं। इसे इस साइन से निरूपित करते हैं, यानी इसे ओम। ठीक है ना, ये ग्रीक भाषा है, इसे लिख दे रहे हैं ओम से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, यानी R बराबर V बटा I। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध की अगर परिभाषा की हम बात करेंगे तो अभी हम बेसिक बताए हैं कि प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के विरोध करने वाला। ठीक है ना, जैसे मेन हाईवे रोड पे ठोकर बनाई जाती है, गाड़ी आती है, वहां से ब्रेक लेगी तब आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, वैसे ही ये सब हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है ना। अब है ओम का नियम। तो भाई ओम के नियम ने ये बताए, जो परिभाषा दिए उसमें स्टार्टिंग में कहे थे क्या, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए, अगर कर दे तब क्या होगा,
तब तो काम गड़बड़ हो जाएगी, ओम का नियम काम करना बंद कर देगा, क्योंकि पहले ही बताए थे ताप दाब आयतन लंबाई चौड़ाई मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्थिर रखते हुए ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। हमको उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है ना, ओम के नियम का सत्यापन। अब भाई ओम के नियम का हम सत्यापन कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। तो ओम ने क्या किए कि अपने जो रूल दिए उसको सत्यापन करना शुरू किए। सत्यापन का मतलब ये हुआ कि वो बताए कि क्या जो हम नियम दे रहे हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो ओम ने क्या किए कि अपना सारा ज्योमेट्री बॉक्स लिए है, यानी सारा तार वगैरह वायर फायर सब नापने के लिए मीटर मीटर सब लिए और बैठे और कहे कि आओ हम चेक करते हैं। तो ओम के नियम ने क्या किए कि एक V वोल्ट की बैटरी लिए, ठीक है ना, बैटरी यानी सेल कहते हैं, क्योंकि बैटरी के समूह को सेल बोलते हैं। यहाँ क्रमांक लिख दे रहा है, ऐसे क्रमांक। और यहाँ पे क्या किए कि V वोल्ट की सेल लिए, सेल लिख दे रहे हैं, सेल V वोल्ट में। और यहाँ पे लिख दिए धारा I एम्पियर में, एम्पियर में। अब यहाँ पे बना दिए प्रतिरोध, प्रतिरोध R बराबर V बटा I। अब ओम महाराज ने क्या करना शुरू किए, ओम चाचा ने क्या किए कि एक बैटरी लिए, एक बैटरी हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक बैटरी। अरे एक सेल बोलेंगे भाई, बैटरी आदत पड़ गई है गांव में बैटरी बोलने के लिए, क्या करेंगे मजबूरी है। ये होता है सेल, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव। ओम ने क्या किए कि जो 10 रुपया वाला निप्पो की सेल लिए, जो मार्केट में 15 का मिल रहे हैं इस समय, ठीक है ना। तो जो ये होती है वो 1.5 वोल्ट की होती है, 1.5 वोल्ट की, देख लीजिएगा भाई उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट की। और जो उसमें धारा जाती है ना वो 1 एम्पियर की धारा जाती है। कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की। तो ओम ने कहे क्या कि R बराबर V बटा I। हमारा नियम देखो सही आ रहा है कि नहीं। तो V का मान उन्होंने रख दिए 1.5 और I का मान रख दिए 1, यानी भागा दे दिए तो 1.5 ओम आया, 1.5 ओम। एक बगल में एक दादाजी थे, उन्हें को सिद्ध करा रहे थे, कहे कि देखो हमारा नियम सही है कि नहीं, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, भरमा नहीं रहे हैं। अब क्या किए ओम चाचा ने दूसरा बैटरी लिए, दूसरा सेल। अब क्या किए कि दूसरा सेल लिए और दूसरा को जोड़ दिए, सब सीरीज में जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा जोड़े तो दूसरा जोड़ेंगे तो ये 1.5 वोल्ट किए और 1.5 वोल्ट किए तो 1.5 3 वोल्ट। जाहिर सी बात है कि जब 2 सेल हो जाएगी तो बैटरी बन जाएगी और 3 वोल्ट की बैटरी, और जब एक में 1 एम्पियर की धारा जा रही है तो 2 में 2 एम्पियर की धारा जाएगी। तब ओम चाचा ने बताया क्या कि R बराबर V बटा I, और V के जगह पर ले लिए 3 और बटा I के जगह पर हो गया 2। 3 कम 3 बचा 1, 2 कम 2 बचा 1, 2 बचे 10, 1.5 ओम आया। कहे कि देख लीजिए 1.5 तो आ रहा है, एक लिए थे तो रेजिस्टेंस उतना ही आ रहा है, दूसरा लिए तो उतना ही आ रहा है। तो कहे कि तीसरा ले लो, चलो भाई तीसरा भी ले ले। तो 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट, और तीसरा बैटरी एक और जोड़ दिए, यहाँ पे एक बैटरी और जोड़ दिए सेल, तो 1 2 3। अब इसमें हो गया 1 वोल्ट, 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी, आइए कितना हो जाएगा 3 और 1.5 4.5, यानी 4.5 वोल्ट हो जाएगा, नहीं होगा 3 बैटरी जोड़ देंगे तो। अब उसमें आ गई धारा 3 एम्पियर, 1 एम्पियर बढ़ रही है तो 3 एम्पियर में आएगी। तो R का मान हो जाएगा क्या, तो V के जगह पर 4.5 और बटा हो गया 3, और फिर भागा दे दिए तो 1.5 ओम ही आएगा।
हम चाचा ने कहा कि देख रहे हो ना कि हम नियम बता रहे हैं, बहुत सटीक बता रहे हैं, गलत नहीं है, सत्यापन कर रहे हैं। तो उनके बगल में एक दादाजी का एक छोटा लड़का बैठा था, वो भी दिमाग का बड़ा तेज आदमी था। कहा कि रुका रुका रुका, तुम्हारा अभी हम बुद्धि फेल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा बात है कि चाचा थोड़ा तार में बढ़ा दो और यहाँ पे मीटर से चेक करो कि तुम्हारा सही नियम काम कर रहे हैं कि नहीं। तार जोड़ के आगे तक बढ़ा दिए और लड़का जो बगल में बैठा था बड़ा देख रहा था ध्यान से कि भरमा तो नहीं रहे हैं। अब क्या किया कि एक तार जोड़कर आगे तक बढ़ा दिया, लंबाई बढ़ा दिया तार का। इसके बाद जो मीटर से यहाँ चेक करने लगा, कहा कि बताओ कि रेजिस्टेंस यहाँ सही आ रहा है कि नहीं। तो भाई चक्कर में पड़ गए उनने। कहे कि तब तुम चतुर गधे हो कहा है? तो कहे नहीं अभी तुमसे, यदि किसी चालक के ताप दबायतन में कोई परिवर्तन नहीं किया तो तुम लंबाई बढ़ा रहे हो, ढेर बढ़ाओगे लंबाई तो गड़बड़ आएगा। तो क्या किए कि एक और बैटरी जोड़ दिए 4। तो जब चौथा बैटरी जोड़े तो चौथा बैटरी में फिर जोड़ देंगे 4.5 में 1.5 ओम, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हो जाएगा ना, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। अरे 4.5 में 1.5 जोड़ देंगे तो 5, 4 1 5 1 6, और उसमें धारा जाएगी कितना। तो कहने लगा कि 3 एम्पियर जाना चाहिए, तो उसमें जाने लगा थोड़ा कम में जाने लगा। 3 के जगह पे 4 एम्पियर जाना चाहिए ना। चलो भाई तो 4 एम्पियर मान लेते हैं कि 4 एम्पियर गई। लेकिन जब हम मीटर यहाँ पे लगाए तो 4 एम्पियर नहीं बता रहा था, तो कुछ कम ही बताने लगा, मैंने ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम, 3 दशमलव मान के चलो कि 9 एम्पियर बताने लगा। अब कहा कि तब तुम अपना निकालो प्रतिरोध R का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किए कि 6 में डिवाइड कर दिए 3.9 से, और जो रेजिस्टेंस आना शुरू किया वो लगभग क्या होना, अब लगा कम उम दिखाने, थोड़ा सा देख लेना भाग देखो। तो कहेगा कि ये काम कब सही कर रहा है, जब इसके ताप दाब आयतन चालक की लंबाई क्षेत्र में कोई परिवर्तन न कर रहा है। तब उन्होंने क्या किया, कहा कि अब देखो इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ ले रहे हैं और नीचे एक्स अक्ष पे डाल दिए धारा I, और वाई अक्ष पे डाल दिए क्या, वाई अक्ष पे डाल दिए वोल्टेज, वोल्ट। अब क्या किए कि ग्राफ बनाना शुरू किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से क्या किए कि 0 0 0 एम्पियर 0 वोल्ट। जब 0 एम्पियर जाएगी तो वोल्टेज का 10 वोल्ट दिखाएगा, 0 वोल्ट दिखाएगी ना। और क्या किए कि सेल में जो है 1 एम्पियर की धारा, अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी ले रहे थे तो कितना धारा जा रही थी, 1 एम्पियर की। यानी इसमें दिखा दे रहे हैं, धारा को दिखा दे रहे हैं, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ये धारा है, ठीक है ना। अब V वोल्ट पर कितना, तो 1.5, इसके बाद 3 वोल्ट, 3 के बाद 4.5, इसके बाद 6। और क्या किया कि 1.5 वोल्ट की जब बैटरिया से जोड़ते थे तो 1 एम्पियर पे ग्राफ जाने लगा, ग्राफ हो देख ले इसका। और 2 एम्पियर की जब बैटरी को लिए तो कितना पे ग्राफ गया भाई, तो ग्राफ उठकर चला आया कहाँ पे, इस पर। फिर 4 वोल्ट की ऐसे बढ़ाए और बढ़ाते गए तो यहाँ पे, और जो चौथा बैटरी लिए 6 वोल्ट हो गई, तो धारा जाने लगा लगभग